मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रसायनोपीडिया यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष जलानी और अपने लेसन चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें अपन ने फिनॉल के भौतिक गुण और बनाने की विधियां कंप्लीट हो गई थी। तो आज हम पढ़ेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं में देखो क्या था, ये 5 प्रकार की है जो अपने एनसीईआरटी कोर्स के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहली है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, अपन 11th क्लास में पढ़ा था। और इसमें अपन पढ़ेंगे 2 रिएक्शंस, एक तो है नाइट्रीकरण और सेकेंड रिएक्शन है वो है हैलोजनीकरण। तो इसमें अपन अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2 रिएक्शंस पढ़ेंगे, नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण। सेकेंड टाइप है कोल्बे अभिक्रिया, थर्ड है राइमर-टीमान, फोर्थ है जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया और फिफ्थ है ऑक्सीकरण। अब एक विशेष बात यह है कि आज की क्लास जो है वो अपने 12th बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 5 रिएक्शंस में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत बढ़िया रहती है बोर्ड एग्जाम में, एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी ये 5 रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले अपन फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखो, सबसे पहले ले लिया होगा शायद आपने। अब देखिए, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब विशिष्ट गुण है। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाएंगे। अब देखिए किस प्रकार से। तो देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए सबसे पहले अपन फिनॉल की संरचना की बात करेंगे। तो फिनॉल की इस प्रकार से संरचना होती है। फिनॉल चूंकि एकल प्रतिस्थापी बेंजीन है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही इस बेंजीन वलय की कौन सी स्थिति पर जुड़ेगा, उसका निर्धारण इस बेंजीन वलय पर उपस्थित ये जो समूह है वो निर्धारित करेगा। मतलब इसकी जो क्रियाशीलता है, इस पर जो स्थिति है आने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही की, उसका निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, इस OH समूह के द्वारा हो रहा है। ठीक है ना। तो इस आधार पर देखो ये किन किन बातों को अफेक्ट करता है। एक तो सबसे पहला तो इफेक्ट जो अफेक्ट करेगा वो है इसका निर्देशात्मक प्रभाव, जिसको अपन कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, जो कि आपने 11th में पढ़ा था, निर्देशात्मक प्रभाव। और दूसरा होता है कि सक्रियणकारी समूह है या विसक्रियणकारी समूह है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं सक्रियता या एक्टिविटी क्या होगा। तो देखो, यदि अपन बात करें निर्देशात्मक प्रभाव की, तो इसकी प्रकृति को देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो समूह होता है वो +R समूह। कौन सा समूह है? +R समूह। और +R समूह जो होता है वो बेंजीन वलय की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, तो बेंजीन वलय की ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। तो इसके रेस्पेक्ट में यदि अपन बात करें तो यहाँ पर ये वाली ऑर्थो पोजीशन है, एक ये वाली पैरा पोजीशन है, और ये वाली वापस से क्या है, ऑर्थो पोजीशन है। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जब इसकी ऑर्थो व पैरा स्थिति पर बढ़ जाएगा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी स्थिति पर अटैक करेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है। और फिनॉल में कहां पर ज्यादा है, ऑर्थो व पैरा पर। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो व पैरा पर। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये जो समूह है वो कौन सा है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह, ये लीजिए। ठीक है ना। मतलब आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो व पैरा पर जुड़ेगा। अब बात करते हैं सक्रियणता की। तो सक्रियणता देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही स्वयं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यून है, वो कहां पे अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, ज्यादा। OH समूह चूंकि इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को देगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इस फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा समूह हो गया, सक्रियणकारी समूह, एक्टिवेटिंग ग्रुप है या सक्रियणकारी समूह होगा। अर्थात ये क्या करेगा, जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी जो रिएक्टिविटी है या क्रियाशीलता है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये तो ये तो बात हो गई अपने निर्देशात्मक प्रभाव या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की, और सेकंड बात हो गई अपने
सक्रियणता की। इसके आधार पर अपन नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण का निर्धारण करेंगे। इस प्रकार से NO2 और हैलोजन समूह बेंजीन वलय पर जुड़ेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ले लिया होगा। अब एक और बात है इसमें कि यदि अपन बात करें बेंजीन की और बात करें अपन फिनॉल की, अब इसमें से यदि अपने को पूछा जाए कि which one is more reactive towards aromatic electrophilic substitution reaction, then आंसर क्या आएगा? तो उसके लिए देखो अपने को देखना है कि यहाँ बेंजीन वलय पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, जबकि इस वाली बेंजीन वलय पर, इसको अपन ऐसे लिख दें, कोई नहीं पड़ेगा, इस वाली बेंजीन वलय पर कौन सा ग्रुप अटैच है? OH समूह जुड़ा हुआ है। और OH समूह कौन सा समूह है? सक्रियणकारी समूह है। मतलब सक्रियता को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति? ये वाला फिनॉल ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो ये ठीक है ना। यदि अपन रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता की बात करें टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, तो इनमें से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फिनॉल ज्यादा होगा। फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आ गया होगा आपके समझ में, इसको भी उतार लीजिए, ध्यान रखना। ये आगे कॉम्पिटिशन वगैरह भी ये भी काम में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखो आपने उतार दिया होगा। अब अपन सबसे पहला उदाहरण जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, वो है अपने नाइट्रीकरण। उसका देखो अपन अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इस प्रकार से नाइट्रीकरण होगा। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रीकरण। देखिए नाइट्रीकरण नाम से स्पष्ट है। मैंने हैलोजन जो एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड का जो लेसन पढ़ा था उसमें भी अपन ने नाइट्रीकरण पढ़ा था। देखिए नाइट्रीकरण इस प्रकार से होगा। उसमें भी अपन ने देखा था कि बेंजीन वलय पर नाइट्रीकरण में कौन सा समूह जुड़ता है? NO2 समूह जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए फिनॉल, इसकी अपन HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो दो कंपाउंड बनेंगे, दो प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा OH समूह और तो वह पैराहाइड्रेसी है। तो एक बार तो NO2 समूह, क्योंकि ये भी अपन ने पढ़ लिया है HNO3 नाइट्रिक एसिड है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं अभिकर्मक जो होगा वो NO2+ होगा, जो कि बेंजीन वलय पर अटैक करेगा। ये सारी बातें विस्तार से अपन ने पहले लेसन में पढ़ ली थी। उस समय मैंने आपको बताया भी था कि ये बार बार से ऐसी रिएक्शंस रिपीट होंगी, केवल ये जो मुखौटा है ना यहाँ पर ब्राउन, ये चेंज होता चला जाएगा। जो हेलोएरिन था वहाँ पर Cl हैलोजन था और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया? OH समूह आ गया। तो यदि अपन बात करें नाइट्रीकरण की, तो इसकी एक बार अपन ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ देंगे और दूसरा कंपाउंड जो है वो अपन NO2 समूह पैरा पोजीशन पर जोड़ देंगे। एक का नाम तो हो गया अपने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरे का नाम हो गया अपने पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखिए इनको जो है अपन पृथक्करण की यदि अपन बात करें, इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा, तो इनका जो पृथक्करण है वो वाष्पीय आसवन विधि के द्वारा, वाष्पीय आसवन विधि के द्वारा किया जाता है पृथक्करण। ऑर्थो व पैरा जो है उसका पृथक्करण की अपन बात करें, सेपरेशन जो है वो वाष्पीय आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। अब क्यों करते हैं वो भी देखो समझेंगे अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इस प्रकार से है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर जो कंडीशन है वहां पर अपन ने देखो सांद्र HNO3 लिया था हेलोएरिन वगैरह ने, यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 से भी काम हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है OH समूह सक्रियणकारी समूह है, तो इसके लिए धीमी कंडीशन मतलब माइल्ड कंडीशन में भी आसानी से ये अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट HNO3 लेंगे, नाइट्रीकरण से इस प्रकार से होगा। अब देखो जो पृथक्करण है वो वाष्पीय आसवन के द्वारा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके क्वथनांक, वाष्पीय आसवन किसका होगा? जिसके क्वथनांक में अंतर हो। तो ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल के क्वथनांक में अंतर होता है। अंतर क्यों है वो भी अपन समझते हैं। तो देखो अंतर की बात यदि अपन करें तो ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल की यदि अपन संरचना की बात करेंगे सबसे पहले, तो जो संरचना जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में
मैंने बताया भी था हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, एक तो अंतर अणु के अंदर ही, एक होती है अंतरा अणु, मतलब दो अणुओं के मध्य में। तो यदि अपन बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की तो इसकी स्ट्रक्चर देखो इस प्रकार से होती है। इधर बना लीजिए, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब इसमें एक अणु के अंदर ही क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु एक ओर तो सहसंयोजक बंध के द्वारा और दूसरी ओर क्या होगा, इस आकर्षण बल के द्वारा अटैच होगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ये एक अणु के अंदर ही है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम हो जाएगा इसका, अंतः अणु हाइड्रोजन बंध। और यदि अपन पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, OH एंड डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसकी। और ये दूसरे अणु के साथ एंड O, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इस प्रकार से इन्वॉल्व है। मतलब इसमें जो है वो अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और अपन ने गलनांक क्वथनांक में पढ़ा था कि जिन अणुओं में अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी उनके क्वथनांक का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि अपन क्वथनांक की बात करें मतलब ये तो क्या हो गया, अधिक वाष्पशील हो जाएगा, आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा। और इसकी यदि अपन बात करें तो ये कम वाष्पशील है, अर्थात ये इसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम अधिक ताप पर वाष्पीकृत होगा। तो और क्वथनांक की यदि अपन बात करें तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के क्वथनांक की। ये तो हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और ये अपने हो गया पैरानाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो अंतरण हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अधिक वाष्पित होगा, जिस कारण से इसके क्वथनांक का मान कम होगा, आसानी से वाष्पीकृत हो जाएगा। और यदि पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इनमें अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस कारण से ये कम वाष्पशील है और क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कारण से ऑर्थो व पैरानाइट्रोफिनॉल के मिश्रण को वाष्पीय आसवन विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो ये उतार लिया होगा आपने। अब अपन बात करते हैं, देखो इसमें अपन ने पढ़ा कि तनु HO2 लेते हैं तो इसका मोनोनाइट्रीकरण होता है, ठीक है ना, और आसानी से नाइट्रीकरण हो जाता है, इसलिए अपन डाइल्यूट कंडीशन लेते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए डाइल्यूट की जगह अपन ने सांद्र ले लिया तो उन दोनों परिस्थितियों को अपन पढ़ लेते हैं। ये फिनॉल अपन ने बनाया, एक बार अपन ने अभिक्रिया करवाई डाइल्यूट HNO3 की उपस्थिति में, तनु HNO3 की उपस्थिति में, और दूसरी बार अपन ने अभिक्रिया करवाई कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति। तो यहाँ पर देखो डाइल्यूट HNO3 लेते हैं तो अपने को प्राप्त होता है ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण, जो कि अभी अपन ने पढ़ा है। और यदि इसके स्थान पर अपन कंसंट्रेट HNO3 लें तो यहाँ पर देखो क्या होगा, नाइट्रीकरण इसकी दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर हो जाएगा और इस प्रकार से कंपाउंड का निर्माण होगा। इसका नाम होगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसका एक विशेष नाम और है जिसको अपन कहते हैं पिक्रिक एसिड। शायद आपको याद आ रहा होगा, ये अपन ने हेलोएरिन में हेलोएरिन की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में लास्ट रिएक्शन पड़ी थी और वहाँ पर भी जो प्रोडक्ट था वो पिक्रिक एसिड प्राप्त हो रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए फिनॉल का जब अपन नाइट्रीकरण करवाते हैं, जब डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो ऑर्थो व पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा और जब कंसंट्रेट HNO3 लेंगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। ये अपने हो गई नाइट्रीकरण अभिक्रिया कंप्लीट। अब सेकंड टाइप रिएक्शन अपन पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप।
देखो हैलोजनीकरण, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सेकंड टाइप रिएक्शन है हैलोजनीकरण। तो देखिए इसमें अपन क्या करेंगे, फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे, हैलोजन के साथ करवाएंगे Br2। यहाँ पर देखो क्या होता है कि ये ज़्यादा क्रियाशील है तो कम ध्रुवीय विलायक CH2 कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में और कम ताप पर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी कभार क्या इंटरकन्वर्टर में 0 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर 273 केल्विन दे देते हैं, तो बात ये की है क्योंकि 0 डिग्री अगर अपन इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो उसमें 0 डिग्री सेल्सियस उसको जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री इसका मतलब क्या है 273 केल्विन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, मोनोहैलोजनीकरण होगा जब ऐसी परिस्थिति चाहिए अपन। तो मोनोहैलोजनीकरण में OH फिनॉल तो है ही, अब हैलोजनीकरण कहाँ पर होगा, ऑर्थो और पैरा नेगेटिव है तो एक बार अपन जोड़ देंगे ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरी बार दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे उसको अपन जोड़ देंगे इसकी पैरा पोजीशन पर। एक बार तो बन गया अपने ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो बन गया अपने पैरा ब्रोमोफिनॉल। लेकिन यदि अपन यहाँ पर अधिक ध्रुवीय परिस्थिति लें, ब्रोमीन के साथ अपन क्या ले लें, जल ले लें H2O, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ब्रोमीनीकरण जो है वो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2, 4, 6। देखो क्लिमोक्रियात्मक समूह में OH, तो ये तो फर्स्ट नंबर पे आ गया, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो नाम क्या हो गया 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। ये अपने पूरा हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और जिसमें सेकंड रिएक्शन थी अपने हैलोजनीकरण। इंपोर्टेंट रिएक्शन से देखो फिनॉल की जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अपने आप में सारे इंपोर्टेंट हैं, इसलिए इनको ढंग से याद रखना। उदाहरण से उदाहरण होगा अपनी। अब अपन बात करते हैं इसकी सेकंड टाइप रिएक्शन है वो है कोल्बे अभिक्रिया। उसको लगा देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्बे अभिक्रिया में देखो क्या होता है कि इसमें अपन CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो किस प्रकार से है सेकंड टाइप रिएक्शन है इसमें कोल्बे अभिक्रिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं CO2 के साथ, तो यहाँ पर देखो कंडीशन क्या होती है। फर्स्ट कंडीशन है CO2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे और सेकंड कंडीशन जो है वो यहाँ पर माध्यम देंगे H+। तो CO2 क्या होता है कि दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। CO2 क्या है, देखो कोल्बे अभिक्रिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसमें अपन क्या लेते हैं फिनॉल, दूसरी की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले अपन क्या करेंगे NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अब आपको पता है ये बहुत बार रिएक्शन आ गई, NaOH के साथ जब फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है भाई, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और यहाँ पर H2 बाहर, तो इसको अपन बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। और ये अपने हो गया फिनॉल। अब देखिए ये जो है इसकी अपन अभिक्रिया करवाते हैं CO2 के साथ। तो CO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये इसकी ऑर्थो पैरा को देगा। कोल्बे अभिक्रिया में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर होती है। तो जैसे ही वो CO2 यहाँ लगेगा तो CO2 माइनस आ जाएगा और माइनस पर यहाँ पर अभी बना देता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए ये ON है और यहाँ पर CO2 माइनस है, तो यहाँ जब जुड़ेगा तो यहाँ एक हाइड्रोजन तो होगा पहले से, तो वो क्या होगा, यहाँ पर प्रोटोनीकरण से ये H यहाँ पर चला जाएगा और फिर बाद में अपन H+ कंडीशन देंगे तो ये जो फिनॉल जो सोडियम फिनॉक्साइड बना हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने फिनॉल OH में। और ये वाला जो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। ठीक है ना। तो इसको अपन शॉर्ट में कैसे लिख देंगे कि यहाँ पर जब
CO2 और सेकंड कंडीशन अपन क्या लेंगे, एसिडिक मीडिया लेंगे, तो यहाँ पर कंपाउंड बनेगा OH COOH, जिसको अपन कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। याद है तो बताइए कि सैलिसिलिक एसिड अपन ने कहाँ पढ़ा था, कौन सी रिएक्शन में पढ़ा था, कमेंट बॉक्स में लिखिए। यहाँ पर देखो, इसको अपन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। याद आ गया होगा, अपन ने इसके वीडियो में पढ़ा था एस्प्रिन का निर्माण, और उसमें अपन ने प्रारंभिक जो पदार्थ था वो सैलिसिलिक एसिड लिया था। याद आ रहा होगा, एल्कोहल की अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर टूटता है, और इसमें एस्प्रिन के निर्माण की रिएक्शन थी। अपन ने फिनॉल की जो सैलिसिलिक एसिड है उसकी अपन ने अभिक्रिया करवाई थी, किसके साथ में, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ में। तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन पर था वो एसाइल ग्रुप जुड़ रहा था, वो CuCH3 बन रहा था, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया था, एस्प्रिन नाम दिया था, बताया था, ठीक है ना, याद आ गया होगा। ये अपने हो गई कोई अभिक्रिया। मैं दोबारा से रिवाइज करवाता हूँ, उसको देखिए कि इस पर अपन क्या लेते हैं, फिनॉल की क्षारीय माध्यम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की CO2 एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करवाएंगे तो उससे क्या होगा, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा, ठीक है ना। फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर कौन सा समूह जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक समूह हो जाएगा। उसको अपन कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, कोल्बे अभिक्रिया। उसको अपन क्या नाम देंगे, कोल्बे अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ते हैं। देखो ये रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसकी अपन ने NaOH के साथ अभिक्रिया क्यों करवाई पहले, तो उसका देखो कारण क्या है। CO2 जो है वो एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, मैं यहाँ लिख सकता हूँ। CO2 जो है वो एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल, और वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो वो फिनॉल के साथ तो आसानी से अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। अब NaOH जब अपन लेते हैं तो ये कन्वर्ट कर देता है इस फिनॉल को सोडियम फिनॉक्साइड में, और सोडियम फिनॉक्साइड जो होता है वो हो जाता है मोर रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा फिनॉल की तुलना में, और जिस कारण से ये वीक इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी आसानी से अभिक्रिया करके एक सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर लेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर अपन क्या लेते हैं, पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा के इसको सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद में इसकी इलेक्ट्रॉन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराते हैं। ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछ लिया करते हैं कभी कभार, उतार लीजिए इसे भी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप राइमर-टीमान। देखो थर्ड टाइप अपनी रिएक्शन है राइमर-टीमान अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइमर-टीमान और कोल्बे अभिक्रिया में अंतर इतना सा है कि राइमर-टीमान अभिक्रिया में फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CH समूह जुड़ता है, उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और कोल्बे अभिक्रिया में फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर बन रहा था सैलिसिलिक अम्ल और यहाँ पर बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। अब उसके लिए देखो अपन कौन कौन से अभिकर्मक लेते हैं, तो सबसे पहले अपन फिनॉल की अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ में, CHCl3 और एक्वस NaOH लेंगे, उसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये पहले आपस में अभिक्रिया करके एक मध्यवर्ती बनाते हैं जिसको अपन कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन CCl2। ये डाइक्लोरोकार्बीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है। तो ध्यान रखना, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि राइमर-टीमान अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करता है फिनॉल पर, बेंजीन वगैरह पर, तो वो कौन सा है, डाइक्लोरोकार्बीन। भी ध्यान रखना। अब ये किस प्रकार से अटैक करता है उसका रफली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH अभिक्रिया करके डाइक्लोरोकार्बीन बनाते हैं, जो कि मध्यवर्ती के रूप में यहाँ पर डाइक्लोरोकार्बीन मध्यवर्ती का इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में अटैक करता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन स्नेही है, कुछ एक रिएक्शन ही है जैसे सल्फोनीकरण है, और राइमर-टीमान अभिक्रिया है जिसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन वगैरह पर। ध्यान रखना, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं, जैसे ही इसकी अपन इस मिश्रण के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मैं देखो रफ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर ये बन जाएगा OH के स्थान पे ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्योंकि ये भी क्या होता है, थोड़ा दुर्बल इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो इस कारण से ये कंडीशन सोडियम फिनॉक्साइड इसको एक्टिवेट कर देगा। और फिर ये जो डाइक्लोरोकार्बीन है CCl2
और यहाँ पर उपस्थित जो H होगा वो माइग्रेट करेगा यहाँ पर। तो इससे देखो क्या बन जाएगा, इस प्रकार से एक प्रतिस्थापित मध्यवर्ती का निर्माण हो जाएगा, ONA सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पर बन जाएगा CHCl2, मतलब बेंजीन क्लोराइड का एक मध्यवर्ती बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन क्लोराइड का मध्यवर्ती। अब देखिए यहाँ पर इसकी अपन अभिक्रिया करवाएंगे एक्वस KOH से। अपन ने हेलो एल्केन में पढ़ा था कि जब अपन किसी हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड की अभिक्रिया किसी एक्वस KOH से करवाते हैं तो जितने भी हेलोजन हैं वो उस OH समूह के द्वारा क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो OH समूह के द्वारा जैसे ही प्रतिस्थापित होंगे तो यहाँ बना देता हूँ, देखो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी जो आप रफ में समझ सकते हो, CH OH OH और ये ONA, तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए एक कार्बन पर 2 OH समूह आ गए, तो जब एक कार्बन पर 2 OH समूह होंगे तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। अपन ने पढ़ा था ये भी पिछले वीडियो में। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा बाहर, रह गया क्या, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा ONA, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CHO। देखो समझना, CH और ये वाली ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन सा समूह जुड़ गया, CHO समूह जुड़ गया। फिर लास्ट में जो स्टेप होगा वो एसिडिक मीडियम देंगे, इसका प्रोटोनीकरण होगा, और इस प्रकार से ये सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से अपन जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ करवाते हैं तो जो उत्पाद है सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको ढंग से याद रखना। और ये आप साइड में इसमें बना सकते हो। देखो बता दिया होगा आपने। अब इसकी फोर्थ टाइप जो रिएक्शन है फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया, जो कि एक छोटी सी रिएक्शन है लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, और इवन अपने बोर्ड एग्जाम में भी जिंक चूर्ण के साथ फिनॉल की अभिक्रिया को बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें फोर्थ पॉइंट या फोर्थ रिएक्शन है फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या होता है, एक तरीके से ये अपचयन टाइप की अभिक्रिया है, जहाँ पर अपन फिनॉल लेंगे और फिनॉल की अपन अभिक्रिया करवाएंगे जिंक चूर्ण के साथ। तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा, अभी अपचय का कार्य करेगा, यहाँ पर स्वयं का ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा H, जिसको अपन इस प्रकार से लिख देंगे, और ये अपने बन जाएगा बेंजीन, और साथ में बन जाएगा जिंक। सबसे सरल अभिक्रिया है इसमें फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट भी है, और ये अपन 11 में भी पढ़ी थी बेंजीन निर्माण की अभिक्रियाओं में, ठीक है ना। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखो फोर्थ रिएक्शन है अपनी फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण। तो देखो फिनॉल का ऑक्सीकरण पढ़ने से पहले मैं एक बात थोड़ी सी बता दूं कि फिनॉल के जब अपन भौतिक गुणधर्म पढ़ते हैं तो फिनॉल को रंगहीन बताया जाता है कि फिनॉल रंगहीन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लैब में देखते हो तो फिनॉल जो होता है वो हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है ऑक्सीकरण। कि फिनॉल का जो क्या है, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है और वो एक बेंजोक्विनोन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण से उसका रंग जो है वो हल्का गुलाबी दिखाई देता है। वैसे बेसिकली यदि अपन बात करें फिनॉल के रंग की तो फिनॉल कैसा होता है, रंगीन होता है, लेकिन वायु के संपर्क में आने पर कैसा हो जाएगा, ये कलर्ड गुलाबी रंग का हो जाता है। तो देखो किस प्रकार से है और क्यों होता है, तो उसका कारण है जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो जाती है, और फिनॉल में वायु की उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, और ऑक्सीकरण से क्या होगा, बेंजोक्विनोन का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा, जिस कारण से फिनॉल का रंग कैसा दिखाई देगा, गुलाबी रंग दिखाई देगा, बेंजोक्विनोन।
ये हालांकि जो ऑक्सीकरण है वो अम्लीय माध्यम में होता है, अम्लीय माध्यम में, जैसे कि H2SO4 है या सोडियम डाइक्रोमेट है, ठीक है ना। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं Na2Cr2O7 H2SO4 ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होता है और ये बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। देखो उतार लिया होगा आपने। तो ये जो अम्लीय माध्यम में क्या होता है, ऑक्सीडेट हो जाता है। और देखो इसका एक और नाम है, इसको अपन कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन भी कह सकते हैं या संयुग्मित डाइकीटोन भी कहते हैं। संयुग्मित तो देखो कॉन्जुगेट अल्टरनेटिव है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इधर भी कीटो ग्रुप इधर भी कीटो ग्रुप, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संयुग्मित डाइकीटोन। इस प्रकार से ये अपने फिनॉल की पांचों रिएक्शंस हो गई है कंप्लीट, जो अपने कोर्स में दे रखी थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने रिएक्शन पढ़ी थी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अपन ने पढ़ा हाइड्रोजनीकरण और नाइट्रीकरण। फिर नाइट्रीकरण में अपन ने पढ़ा था कि तनु HNO3 के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि इसमें अंतःअणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस कारण से ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल को वाष्पीय आसवन विधि के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। फिर उसी में अपन ने सेकंड रिएक्शन पढ़ी थी कि कंसंट्रेट HNO3 के साथ यदि अपन अभिक्रिया करवाते हैं फिनॉल की तो उससे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड का निर्माण होता है। फिर सेकंड टाइप रिएक्शन थी इसी में हैलोजनीकरण की, जब अपन CH2 मतलब कम ध्रुवीय विलायक लेते हैं और उसका हैलोजनीकरण करवाते हैं तो ऑर्थो पैराब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। लेकिन जब जलीय माध्यम में अपन ब्रोमीनीकरण करवाते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। फिर सेकंड टाइप रिएक्शन थी अपने कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा कि फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर COOH समूह आ जाता है, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर COOH समूह आता है, जिसमें अपन फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। फिर उसके अपन CO2 फिर बाद में H+ के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है। थर्ड रिएक्शन थी अपने राइमंड-टीमान अभिक्रिया, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं जिसमें मध्यवर्ती डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। फिर उसकी अपन मध्यवर्ती जो इलेक्ट्रॉन स्नेही डाइक्लोरोकार्बीन है वो अटैक करता है बेंजीन वलय पर, उससे मध्यवर्ती बेंजील क्लोराइड निर्माण होता है। फिर उसका अपन KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, फिर H+ कंडीशन देते हैं तो ओवरऑल लास्ट में प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो फिनॉल की ऑर्थो स्थिति पर CHO समूह जुड़ जाता है, मतलब सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो उसको अपन अभिक्रिया को बोलेंगे राइमंड-टीमान अभिक्रिया। फोर्थ रिएक्शन है जिंक चूर्ण के साथ, अब चेन है इसमें, तो यहाँ पर क्या होगा बेंजीन बनेगा। और फिफ्थ रिएक्शन है फिनॉल का ऑक्सीकरण, एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीकरण होकर के संयुक्त डाइकीटोन का निर्माण कर देगा। इस प्रकार से ये फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी कंप्लीट। अब कल के नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे इन रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।